नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि आज के दिन हम सबको प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता है कि कैसे देश और प्रदेश का विकास हो। कोरोना काल में बदली हुई परिस्थितियों के तहत गणतंत्र दिवस समारोह को काफी संक्षिप्त किया गया। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम में काफी कम लोग ही शामिल हो सके। इस मौके पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट सेवा के लिए 105 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। सबसे पहले मेरे आप सबको जय हिंद। आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का दिवस है कि आज हम 73वें गणतंत्र को मना रहे हैं और मेरे हर एक भारतीय को, हर एक प्रदेशवासियों को आज के दिन की शुभकामनाएं। और इस दिन हम सब के लिए एक प्रतिज्ञा लेने की बात है कि किस प्रकार हम भारत को विकास, समृद्धि और खुशहाली की तरफ ले जाएं। और आज के दिन में ये भी ज़रूरी है कि हम उन स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों को और जिन्होंने हमारा संविधान को निर्माता हैं उनको याद करें और उनको नमन करें। मेरी आपको सबको एक बार फिर आज के इस शुभ अवसर पर हमारे 73वें वर्ष की गणतंत्र के पर्व पर मेरी शुभकामनाएं। श्री राज्यपाल महोदय का जो मुझे उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है, इससे मैं बहुत ही गौरव फील कर रहा हूं। और साथ ही साथ जो मैं स्पेशल टास्क फोर्स में एज अ टीम की जो हम लोग काम करते हैं, चूँकि कभी भी कोई अचीवमेंट एक व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है तो टीम वर्क होता है, तो ये मेडल भी मैं अपनी टीम को, साथ ही साथ अपने परिवार को और उत्तराखंड पुलिस के सभी जो हमारे सहयोगी हैं सभी को मैं डेडिकेट भी करता हूं कि जिनके सहयोग से एज अ टीम वर्क और मुझे आज ये मुकाम मिला और मुझे गौरव का पल मिला, जिससे मुझे श्री राज्यपाल महोदय द्वारा जो है आज उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर देश के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल ने शपथ ली और इसी के साथ में डॉक्टर गुरमीत सिंह के साथ पुलिसकर्मियों ने भी शपथ ली। और इसी के साथ में देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के सम्मान के लिए भी सभी ने मिलकर गणतंत्र दिवस पर शपथ ली। और वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। चमोली के लिए भी 26 जनवरी का दिन खास रहा, जहां महाविद्यालय के एनसीसी की 3 छात्राओं ने दिल्ली परेड में प्रतिभाग किया। वहीं रक्षा मंत्रालय ने जिले के 98 शहीद सैनिक परिवारों के साथ ही डीएसपी धन सिंह तोमर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. गुप्ता ने कहा कि गोपेश्वर महाविद्यालय सीमांत जनपद चमोली सहित पूरे उत्तराखंड के लिए एक गौरवशाली पल है और पहाड़ की इन बेटियों पर सबको नाज है। सराहनीय कार्यों के लिए जनपद में तैनात पुलिस के डीएसपी धन सिंह तोमर को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तोमर ने इसके लिए उच्च अधिकारियों और लोगों का आभार जताया। महाविद्यालय के लिए बड़े गर्व का विषय है कि इस वर्ष के 3 महाविद्यालय की छात्राओं ने गणतंत्र दिवस पर जो होने वाली परेड है उसमें प्रतिभाग करने का उन्हें मौका मिला है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा उनका चयन किया गया है और 3 कार्यक्रमों में उनका चयन है। प्रथम छात्रा का चयन रिपब्लिक डे परेड में है, दूसरी छात्रा का चयन प्रधानमंत्री की परेड में है और तीसरी छात्रा का चयन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हुआ है। निश्चित रूप से ये न केवल महाविद्यालय वरन संपूर्ण विश्वविद्यालय, न केवल गोपेश्वर वरन संपूर्ण जनपद के लिए एक बहुत अच्छा गर्व का, हर्षित होने का और गर्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि महाविद्यालय की छात्राओं ने अपने क्षेत्र का और मैं समझता हूँ पूरे गढ़वाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ इस अवसर पर एनसीसी के विंग के द्वारा महाविद्यालय परिसर में आज महाविद्यालय स्तर पर और एनसीसी निदेशालय के द्वारा
जो जनपद चमोली के शहीद परिवार थे, जो शहीद हुए थे, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है। ये भी रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक जो पहल की गई थी कि अमर शहीदों के जो परिजन हैं उनको सम्मानित किया जाए, तो उनको भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एनसीसी के जो आईडीएम अफसर थे मेजर राणा और लेफ्टिनेंट कर्नल राणा के द्वारा संयुक्त रूप से उनको सम्मानित किया गया। पर ये मैं तो शुक्रिया अदा ही करूँगा, मैं धन्यवाद अदा करूँगा अपने अधिकारियों का, जिनके आदेशों के अनुसार ही मैंने कार्य किया है। और ये राष्ट्रपति जी का जो सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से मुझे गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के 7 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया है। आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर प्रमुख सचिव भी हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार कोई अपर मुख्य सचिव पद पर बनाया गया। अपर पुलिस महानिदेशक पद पर आसीन अभिनव कुमार तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो एसएसपी हरिद्वार, एएसपी देहरादून, आईजी गढ़वाल, आईजी बीएसएफ जैसी अन्य जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। इसके अलावा वो कई साल तक जम्मू और कश्मीर में डेपुटेशन पर रहे हैं। दिवस 2022 के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया गया है। मेरे परिवार के लिए विशेष रूप से गौरव की बात है, क्योंकि हमारे परिवार की ये चौथी पीढ़ी है जो स्वतंत्रता के बाद पुलिस की वर्दी पहन के देश की सेवा करती आई है। और इस सम्मान के लिए मैं विशेष रूप से उत्तराखंड पुलिस के अपने सभी साथियों का, आईटीबीपी और बीएसएफ जहां पर भी मैंने सेवा दी है उनके भी सभी साथी अधिकारियों और कर्मचारियों का, और विशेष रूप से उत्तराखंड की सभी जनता का योगदान जो उन्होंने मेरे को स्नेह दिया है, समर्थन दिया है अपने सेवा काल में, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया है और इसके लिए अभिनव कुमार ने सभी का धन्यवाद दिया। और आपको बता दें कि अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इसी के साथ में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर प्रमुख सचिव भी हैं और इसी के साथ में वो अन्य सेवाएं भी दे चुके हैं, जिनमें वो एसएसपी हरिद्वार, एएसपी देहरादून, आईजी गढ़वाल, आईजी बीएसएफ जैसी अन्य सेवाओं में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि वो कई साल तक जम्मू और कश्मीर में भी डेपुटेशन पर रह चुके हैं और अपने साहस और अपने कार्य के लिए उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 60 साल तक देश में एक पार्टी का शासन रहा और पिछले 7 साल में लगातार भारत आगे बढ़ा और तरक्की हुई। काशी विश्वनाथ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब वहां हाईवे तैयार हो गया है, भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में कोई ना कोई काम करें। उस काम को लेकर मैंने 550 से भी ज्यादा फैसले इन 5 महीनों में लिए हैं। और केवल फैसले नहीं लिए, उन फैसलों को धरातल पर भी उतारा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया होगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारा पर्यटन अच्छा होना चाहिए, हमारा रोजगार अच्छा होना चाहिए, हमारे सभी लोगों को काम मिलना चाहिए, विकास के काम होने चाहिए, उसको लेकर एक रोड मैप बनाया है। सरकार की तरफ से हमने सबको निर्देश जारी किए कि आप विभागों में अपने 10 सालों का एक रोड मैप बनाइए। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हूं, तो वित्त मंत्री के रूप में मैंने देखा कि हम खर्च करने के लिए बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। आज जो लोग विपक्ष में हैं, अपने समय में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन आज कहते हैं, कभी कहते हैं महंगाई बढ़ गई, कभी कहेंगे बेरोजगारी बढ़ गई।
कभी अन्य प्रकार की बातें करेंगे। अरे भाई, हम उनसे पूछना चाहते हैं। अभी उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा कि हम 500 रुपए से कम का सिलेंडर देंगे। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में है? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, किसी अन्य प्रदेश में, पंजाब में है। क्या कहीं आपने इस प्रकार की व्यवस्था करी है? इनसे पूछना चाहिए कि कहीं ऐसी व्यवस्था करी है आपने। अगर आपने नहीं करी है तो आप सरासर झूठ बोलते आए हैं, क्योंकि देश के अंदर यह इतिहास रहा है कि 60 सालों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है, और पिछले 7 सालों में मोदी जी के कालखंड में लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, लगातार तरक्की हुई है, रह गई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, उन समस्याओं का भी हम समाधान करेंगे। देखिए, विकास क्या है कि ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ काम अभी पीछे हुए हैं, कुछ काम आगे हो जाएंगे, मैं हमेशा से कहता हूं, लेकिन कुछ बड़े कामों को हमने यहाँ की लाइन में डाला है। जैसे अभी थाने को लेकर भी यहाँ से चकरपुर जाना पड़ता है लोगों को, वो थाने का भी जो है कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ असंतुलन है, उसको भी हम ठीक करेंगे कि वो खटीमा में ठीक रहेगा कि वहां ठीक रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे बताया गया है ये भी एक परेशानी है, वो करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हमने बची हुई सीटों का रिव्यू किया है, जिसमें 16 सीटें हमें चुनौती भरी दिख रही हैं। हमें इन सीटों को संभालने की जिम्मेदारी मिली है। 8 सीटों की जिम्मेदारी स्वयं खुद उन्हें मिली है। इसी के साथ में उन्होंने बताया कि अन्य सीटों की जिम्मेदारी प्रीतम और गणेश गोदयाल को मिली है। हम लोगों ने सब सीटों का रिव्यू किया, कि रिव्यू मतलब कि कहाँ हमारी क्या पोजीशन बन रही है टिकट देने के बाद जो है, और अपोजिशन के टिकटों के साथ जो है। तो 16 सीटें ऐसी हैं हमारी जिनमें हमको हमारे सामने चुनौती है, तो हमने उसको बांट लिया आपस में। 8 सीटें पर मैं फोकस करूंगा, 4 पर प्रीतम सिंह जी करेंगे, 4 पर गणेश गोदयाल जी करेंगे। ये तैयारी की बैठक थी। बाकी सीटों पर हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में है। रामनगर का क्या चक्कर चल रहा है अभी तक? रामनगर का किस्सा तो हो गया ना, डिक्लेयर हो। टिहरी की नरेंद्र नगर विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद से नाराज चल रहे बीजेपी नेता ओम गोपाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले भी ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस में जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कांग्रेस मुख्यालय में ओम गोपाल रावत को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस ओम गोपाल को नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि इसकी स्थिति कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं गणेश गोदयाल ने कहा कि ओम गोपाल की कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। नहीं, वहाँ पे हम लोग जिस पार्टी में थे, जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने न्याय नहीं करा, मेरे साथ ही नहीं करा, उन्होंने पूरे उत्तराखंडियत के साथ न्याय नहीं करा। एक अकेला उत्तराखंड आंदोलनकारी था, मैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट का दावेदार, जिसने जो है उत्तराखंड आंदोलन में गोली 19 हमने केस जेले जो है 17 बार जेल गया, लेकिन उनको कोई परवाह इस चीज की नहीं थी। और हमने तन मन धन से हमेशा उस पार्टी की सेवा करी। और 2007 में मैं अकेला व्यक्ति था जिसने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। मैंने विधायक बनते रिजाइन तक दे दिया था कि हमको अन्य किसी दल की सरकार नहीं बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। लेकिन वहां पर इन चीजों का कोई मायने नहीं है, किसी की भावनाओं का, किसी उत्तराखंडियत का कोई मोल नहीं है। वहां पर बस वो ढींगा मुष्टि, बस पैसे वाले कहीं से भी लाओ, लेकिन लाओ कोई से भी विचारधारा है। आज वो विचारधारा, जो बात हम लोग जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचार, लेकिन आज वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। राजनीतिक कार्यों में पार्टी के वरिष्ठ लोग सब एंगेज थे, सब तमाम टिकटों के वितरण से लेकर बैठकों से लेकर उसमें व्यस्त थे, तो इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। और आज जब चर्चा हुई तो कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है, जिसे कांग्रेस खत्म करने का काम करेगी।
से हम ये काम कर रहे हैं। इसमें लगभग हमने 450 ब्लॉक स्तर पे जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जाके लोगों से रायशुमारी की कि मेजर इश्यूज़ क्या क्या है उत्तराखंड के, आज उत्तराखंड में क्या क्या समस्याएं हैं। तो 3-4 समस्याएं, इश्यूज़ सामने आए। पहला कि उत्तराखंड का युवा आज रोजगार के लिए त्रस्त है। दूसरा, उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड में देश से 30% ज़्यादा महंगाई करी। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये CMIE का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन रेट है उसका आंकड़ा है। उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड को देश में नंबर 1 राज्य बना दिया बेरोजगारी में। और तीसरा जो इश्यू था कि यहाँ पर जो व्यक्ति पहाड़ी इलाकों में परिवार जो रहते हैं, वो अगर अस्वस्थ हो जाते हैं उनके घर में कोई, तो एक दिन तो वो आते हैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने, दूसरे दिन वापस आते हैं जांच कराने, तीसरे दिन वापस आते हैं उस जांच की रिपोर्ट लेने, चौथे दिन वापस आते हैं उस जांच की रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाने। तो एक तरह से जो स्वास्थ्य सुविधा है एक बड़े भाग में जो उपलब्ध नहीं थी। तो ड्रोन डॉक्टर और बाइक एम्बुलेंसेस का ऐसा जाल फैलाएंगे कि हर गांव, हर द्वार में जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम 10 मार्च को कांग्रेस की जो सरकार बनेगी वो उसका पहला प्रण है। दूसरा कि आज रसोई गैस से गृहिणी के दाम से गृहिणियाँ त्रस्त है। आज देहरादून में रसोई गैस सिलेंडर का दाम 918 रुपये 50 पैसे हो चुका है। तो हमने दूसरा प्रण लिया कि 500 रुपये से ज़्यादा गैस के सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ने देंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, इसका पूरा खर्चा उत्तराखंड के बजट का मात्र 1% है। क्या उत्तराखंड की बैठी सरकार अपनी माताओं, बहनों, गृहिणियों के लिए 1% खर्च नहीं कर सकती उत्तराखंड के टोटल बजट का? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उत्तराखंड की जो मौजूदा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार है, उसकी प्रायोरिटी भ्रष्टाचार है। उसकी प्रायोरिटी लोगों को सही कीमत पर, कम कीमत पर गैस मुहैया कराना नहीं है। 2 मुख्यमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि पहले वाले तो अब राजनीति से संन्यास ही ले चुके हो, तो बिना मैच खेले ही रिटायर्ड हर्ट हो गए। दूसरे वाले पता नहीं उत्तराखंड में है भी कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, आपको हो तो बताइएगा। मुझे नहीं लगता उनका कोई लेना देना है उत्तराखंड चुनाव में। और जो तीसरे जो खनन प्रेमी मुख्यमंत्री है, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आपके उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण पर अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 2017 के चुनाव में इस सीट पर यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को हराया था। यही कारण है कि कांग्रेस को इस सीट पर दमदार प्रत्याशी खोजने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हरक सिंह रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिए जाने की मांग उठ रही है। हरिद्वार में मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन और हरक सिंह रावत के करीबी संजय चोपड़ा ने पार्टी आलाकमान से मांग करते हुए कहा कि हरिद्वार ग्रामीण सीट पर हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ाया जाता है तो पार्टी न सिर्फ इस सीट पर जीतेगी बल्कि दूसरी सीटों को भी प्रभावित करेगी। कांग्रेस हाईकमान से मेरा निवेदन है, क्योंकि डॉक्टर हरक सिंह रावत यदि ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं हरिद्वार की काफ़ी सीटों को वो प्रभावित करेंगे और गढ़वाल की सीटों को भी प्रभावित करेंगे। तो मैंने हाल ही के अंदर जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे चुनाव अभियान के जो प्रभारी हैं आदरणीय हरीश रावत जी और गणेश गोदियाल जी और प्रीतम सिंह जी चाहिए, जो हरिद्वार ग्रामीण है, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक अपमान हुआ था। वहाँ पर हरीश रावत जी उस सीट से हारे थे एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा संतुलन भी है। और अगर आप गणित अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अगर यहाँ से प्रभावशाली अगर व्यक्तित्व को यहाँ से टिकट दिया जाता है ग्रामीण से, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कांग्रेस इस सीट को जीतेगी और आसपास की सीटों को भी प्रभावित करेगी। तो मैंने पत्र लिखा, अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमें भाजपा का हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट आवंटन को लेकर बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा झबरेड़ा से विजेंद्र जाति को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग सुशील पोगेवाल ने आलाकमान पर दबाव में टिकट आवंटित किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आलाकमान इस बारे में
मेरे साथ अन्याय करता है तो मैं पूरे जनपद हरिद्वार की राजनीति को प्रभावित करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे 2 बार आश्वासन दिया गया था, लेकिन टिकट किसी और को दिए जाने के बाद भी मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहा और पार्टी के हित में काम किया। जिनको मैंने भर्ती करा उनको टिकट दिया गया तो मैं पूरा विरोध करता हूं। और इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि यदि इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता तो मैं संशोधन नहीं किया जाएगा तो मैं पूरे दलित महापंचायत सर्व समाज की पंचायत बुलाकर निर्णय लूँगा। जो भी निर्णय मेरी जनता बताएगी, मेरे साथी बताएंगे, उस निर्णय पे मैं उतरूँगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सीनियर नेताओं का, सीनियर कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। आदरणीय हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो जब हमारे विधायक होंगे, विधायक जीत कर आएंगे तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब भी हम आदरणीय सोनिया गांधी जी को अपनी मेहनत दिखाकर, कार्यकर्ता के रूप में मेहनत दिखाकर बहुत सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा झबरेड़े में मेरी 15,000 वोट खानदानी वोट है, जो पेगोवाल मैंने नाम के सामने लगा रखा है। इस तरह से विधानसभा झबरेड़े के अंदर पेगोवाल 10-15 हज़ार वोट है, जिसमें 8-10 गांव पेवर मतलब शुद्ध दलित समाज के हैं पेगोवाल। और पेगोवाल वोट विधानसभा भगवानपुर में भी है। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम किसी में 5,000, किसी में 2,000, इस प्रकार से। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि अब की बार मेरे साथ न्याय नहीं होता तो विधानसभा भगवानपुर को भी मैं प्रभावित करूंगा और विधानसभा झबरेड़े को भी, और विधानसभा आपकी ज्वालापुर है उसको भी मैं प्रभावित करूंगा, क्योंकि तीनों विधानसभाएं मेरे आसपास के लगे हुए हैं। मैं तीनों में मेहनत की हुई है। इसलिए मैं अब के बहुत ही दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने 20 साल से मेहनत कर रखी है कांग्रेस पार्टी के लिए। आदरणीय हरीश रावत जी के साथ जुड़कर चला हूँ, लेकिन अब मेरा अपमान किया जा रहा है, मेरे समर्थकों का अपमान किया जा रहा है। मेरे समर्थक बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में सुनीता टमटा को भारी मतों से विजयी बनाने का प्रण लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दल बदल कर पार्टी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को टिकट दिए जाने से नाराज पूर्व पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है, जिसके बाद सुनीता टमटा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी के चलते आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी कार्यालय में आप कार्यकर्ताओं ने सुनीता टमटा और जगतार सिंह बाजवा का स्वागत किया। देखिए, माननीय केजरीवाल जी ने मुझे एक अवसर दिया है, एक नया अवसर फिर मिला है मुझे। मैं आम आदमी पार्टी से आम आदमी की आवाज़ बन के आम जन के लिए काम करूंगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, जितनी भी ये राष्ट्रीय दल पार्टियां हैं, ये एक आम जन का जो है और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिराते हैं, उनकी मनोदशा को बिगाड़ते हैं। उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आम जन ही है, बनाती भी है और नीचे गिराती भी वही है। आम जन ही है, ये जनता की आवाज़ है जो आपको ऊपर तक पहुंचाया है और नीचे पहुंचाने का काम भी आम जनता ही करेगी। इसलिए उनको कहना चाहती हूं कि कार्यकर्ताओं का कम से कम मनोबल तो ना तोड़ें, कम से कम उनकी मेहनत को देखते हुए उनके साथ इस तरीके का अन्याय तो ना करें जिस तरीके से मेरे साथ यहाँ पे अन्याय हुआ। दोनों पार्टियों ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने उन पार्टियों को नहीं छोड़ा था, वो पार्टियों ने मुझे छोड़ा। देखिए, हमें तो जो आम आदमी का झाड़ू पकड़ाया है वो बाजपुर के लोगों ने ही पकड़ाया है, इसलिए कि बाजपुर की जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी है मौकाप्रस्त नेताओं से और मौकाप्रस्त दलों से, और जो उम्मीद है वो आम आदमी पार्टी है और उसी उम्मीद के साथ ये झाड़ू को थामा है, क्योंकि झाड़ू ही ऐसा है कि जो सुबह उठते ही सबसे पहले महिलाएं घर की सफाई उसी से करती हैं और बाजपुर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केजरीवाल जी ने एक उम्मीद दी है और वो उम्मीद इस और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।